हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेट में आने वाले क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। एक्चुअली पेपर 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। काफी रिसर्च के बाद हम लोगों ने यह आइडेंटिफाई कर पाया है कि मेजर तरीके से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक, उन सारे कैटेगरीज को हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। सो नेट पेपर 2 यानी कि जैसा कि आप जानते हैं मैं साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं साइकोलॉजी के पेपर 2 की प्रिपरेशन आपका कराता हूं नेट का। ठीक है, so, अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी से, ठीक है, अगर आप मास्टर कर रहे हैं साइकोलॉजी से या आप नेट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। सो कोच नीतीश कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसमें ऑल के नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, इन सारी स्टडी मटेरियल्स को, नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सिंपली आपको वहां पे जाना है और कोच नीतीश कुमार हैंडल डालना है और जो चैनल आएगा आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें ज्वाइन करिए। आपको सारे नोट्स वहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक ही मकसद है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए नेट साइकोलॉजी की, ठीक है। और अगर आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं विद कोच नीतीश कुमार हैंडल। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और विदाउट एनी डिले इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश सर आपका स्वागत करते हैं, यानी कि मैं आपका स्वागत करता हूं इस एपिसोड में और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है यूजीसी नेट क्या होता है, ठीक है, नेट जेआरएफ क्या होता है, इन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूजीसी नेट, ओके, इन यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2। इसमें हम टोटल पेपर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे पेपर 1 के बारे में भी, ठीक है। पेपर 1 के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ईवीएस, कंप्यूटर, हायर एजुकेशन सिस्टम और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर एक क्वेश्चन होता है, नो नेगेटिव मार्किंग्स। सो इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किन किन फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ओके गाइस, सो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है गाइस, मान लीजिए पैटर्न चेंज हो सकता है, बट हम लोगों को क्या कंसेप्ट डिस्कस करना है कि इस कंसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो पहला कंसेप्ट आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो फैक्ट बेस्ड होंगे, तथ्य आधारित प्रश्न होंगे और इनका प्रारूप ऐसा रहेगा कि यह सीधे सिलेबस के विषयों से होते हैं और रटने योग्य तथ्य होते हैं, यानी एक तरीके से आपको मेमोरेबल कंटेंट होते हैं, ठीक है, जिसको आपको याद करना होगा। सो दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस टॉपिक एंड आस्क मेमोरेबल फैक्ट्स, यानी कि आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम कहते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में इसका मतलब आता है, एग्जांपल क्या है। सो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो फ्रायड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में कितने मनोवैज्ञानिक चरण दिए, यानी साइकोसेक्सुअल स्टेज कितने दिए हैं अपने थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी में? कौन? सिगमंड फ्रायड। सो अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि फैक्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने अपने साइकोसेक्सुअल स्टेज बताया है किसमें? साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत। अब कितने स्टेज उसमें दिए हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 3 स्टेज दिए हैं, 4 स्टेज दिए हैं, 5 स्टेज, 6 स्टेज। चूंकि आपको अगर यहाँ पे मालूम रहेगा क्या साइकोसेक्सुअल स्टेज कितने होते हैं जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी में सिगमंड फ्रायड ने दिया है,
तो इसका सही आंसर गाइस क्या हो जाएगा, चूंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। ओके, सो इसका सी सही आंसर है, ठीक है। और इसमें जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने 5 स्टेज दिया है, ठीक है, अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में अंतर्गत, ठीक है। अब इन पांच स्टेज कौन कौन से हैं, ठीक, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसी एपिसोड में डिस्कस कर लेते हैं। जब इस टॉपिक आ ही गया है तो इसको भी डिस्कस करते चलते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी में 5 मनोवैज्ञानिक चरण दिए, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज दिए हैं, जिसमें पहला है ओरल स्टेज, जिसे हम मौखिक चरण कहते हैं, ओरल स्टेज, और दूसरा है एनल स्टेज, और तीसरा जो होता है फैलिक स्टेज, और चौथा जो होता है लेटेंसी स्टेज, और नंबर 5 स्टेज जो होता है वो होता है जेनिटल स्टेज। तो ये 5 मेजर स्टेज हैं, या मतलब कहते हैं 5 स्टेज हैं जो कि साइकोसेक्सुअल स्टेज होते हैं, जो कि दिए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड द्वारा, किसमें, साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत। तो ये क्या है, एक तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के मिल जाएंगे जो आपके नेट के एग्जाम में पेपर 2 में, ठीक है। और गाइस पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए, आप नेट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको फोकस करना होगा कि कंसेप्ट पे फोकस करना होगा, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्चुअल फॉर्म में अगर अपनी स्टडी को आगे करते हैं तो जाहिर सी बात है नेट में एकदम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको जाहिर सी बात है अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके का क्वेश्चन आता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरी मॉडल बेस्ड क्वेश्चन, किस पे आते हैं, सिद्धांत मॉडल आधारित प्रश्न। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं, किस तरीके से प्रश्न उठाते हैं, तो इसका भी उदाहरण देते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फैक्ट थ्योरी एंड मॉडल बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइस, तो मान लीजिए एक जिसमें इसमें होते हैं क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स, यानी कि इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और मॉडलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया कि कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कन्वेंशनल मोरालिटी किस स्तर पर आता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है तो फैक्चुअल बेसिस पे भी, लेकिन एक कंसेप्चुअल बेस पे भी है, ठीक है, थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट पूरा मालूम नहीं रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि कन्वेंशनल मॉडल जो होता है किस स्टेज में आता है, किस स्तर में आता है। तो गाइस इसको डिस्कस करने के लिए पहले नंबर पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज। चूंकि आपको यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मालूम होना चाहिए कि कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें कितने स्टेज होते हैं। सो मोरल डेवलपमेंट में जो गाइस स्टेज होते हैं, इसमें 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला होता है कन्वेंशनल, पहला होता है प्री कन्वेंशनल, और दूसरा होता है कन्वेंशनल, तीसरा होता है पास्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे कन्वेंशनल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 2। सो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में जो कन्वेंशनल मोरालिटी है यह दूसरे स्तर की आती है, ठीक है। सो पहले नंबर पे क्या होता है कि पहले नंबर पे आपका आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता जिसे हम कहते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है कन्वेंशनल मोरालिटी, और तीसरे नंबर पे जो आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मेमोरेबल कंटेंट भी है, इसको आपको याद भी करना होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में कन्वेंशनल मोरालिटी दूसरे स्तर पर आता है, यानी कि सेकंड लेवल पे आता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पैटर्न होता है आपके नेट में वो होता है थ्योरी एंड मॉडल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा पैटर्न हम लोग देखते हैं, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा गाइस केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि इसमें केस स्टडी के बारे में पूछा जाएगा, एप्लीकेशन आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे डायरेक्टली जो होते हैं वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित होते हैं, कंसेप्ट पे आधारित होते हैं, जिनमें आपको अवधारणाओं या व्यवहारिक उपयोग समझना होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, इसमें रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं इन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड द
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। ओके, इसमें प्रैक्टिकल का इसमें आपको डिस्कस करने होंगे। सो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सो गाइस, इसमें जो उदाहरण है अब इसको इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रोजेक्ट पर समूह में काम करने के लिए कहता है। ठीक है, मान लीजिए एक शिक्षक है और वे अपने छात्रों को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, समूह में काम करने के लिए कहता है। ठीक है, यह किस प्रकार का सीखने का उदाहरण हो सकता है या होता है, उदाहरण है। सो गाइस, यहाँ पे क्या है, समूह अगर है तो समूह में एक्चुअली, सॉरी लाइट चली गई है गाइस, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, आपको वीडियो क्लियर ना दिख रही होगी, बट वीडियो से हमें नहीं मतलब, हमको आपको स्टडी कंटेंट से मतलब है। ठीक है, सो आप स्टडी पे फोकस करिए। सो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो आपका जो दिया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपका जो होता है, जो व्यक्ति होते हैं ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग तीसरा होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। चूंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रोजेक्ट पर समूह में काम करने के लिए कहता है। जैसे मान लीजिए आप जब एक ग्रुप बना करके किसी काम को करते हैं तो आपको वहां पे क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेटिव मोड में अगर आप काम करेंगे तो काम को बेहतर हो पाएगा और आप बेहतर तरीके से उस काम को सीख भी सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि यह किस प्रकार की लर्निंग में आती है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, सो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चूंकि नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अब मिलान वाले प्रश्न यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं। मैचिंग क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, इसको देखते हैं। दो कॉलम दिए जाते हैं, ठीक है, जिनका सही मिलान करना होता है। Two columns are given which have to be matched correctly। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम, तब जब करके आपको समझ में आएगा। उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कॉलम ए कॉलम बी दिया गया मान लीजिए। ठीक है, तो कॉलम ए थ्योरी है, ठीक, कॉलम ए है थ्योरी और कॉलम बी क्या है, वो साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि उनके नाम है, थ्योरी के नाम है। अब आपको यह बताना है यहाँ पे कि इन मतलब कि जो थ्योरी के सही मतलब कि जो रिसर्चर है वो कौन है, यानी कि किसकी थ्योरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है, कॉलम नंबर ए में पहली थ्योरी जो दी है, हायरार्की ऑफ नीड। ओके, यह किसकी थ्योरी है। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन साइकोलॉजिस्ट में ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, दूसरे हैं बी मतलब कि फ्रायड, और तीसरे में है मास्लो, और चौथे में स्किनर। क्योंकि हायरार्की ऑफ नीड जो होती है एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है, सो इसमें जो इसका राइट आंसर है गाइस, इसको दिया है अब्राहम मास्लो ने। ठीक है, सो एक का क्या हो जाएगा, नंबर एक जो होता है एक जाकर के सी से मिलेगा। ठीक, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चूंकि यह सोशल लर्निंग के अंतर्गत है तो इसे दिए हैं अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, सो क्या है कि 2 नंबर का किस में आ जाएगा, 2 नंबर का आ जाएगा ए में। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दिया है, इसको दिया है सॉरी इसको दिया है बीएफ स्किनर ने। सॉरी एक मिनट, सो इसको साइको ऑपरेंट कंडीशनिंग में अगर हम जाएंगे तो इसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने, और अगर सॉरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में जाएंगे तो आप मिलेंगे आपको सिगमंड फ्रायड, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएंगे तो आपको मिलेंगे स्किनर। सो इसका राइट आंसर जो क्या होगा गाइस, 2 3 और 4। सो 3 में नंबर 3 किससे जाकर के मिल रहा है, बी से, और नंबर 4 किससे मिल रहा है, डी से। क्या देखते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है गाइस, सो इसका राइट आंसर क्या है, सही है। सो आंसर क्या है, ए जाकर के मिल रहा है किससे, सी, यानी कि हायरार्की ऑफ नीड जो है अब्राहम मास्लो ने अपने मोटिवेशनल थ्योरी में दिया है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को किसने बताया है, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया अपने सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया वो कौन है, सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन है, डी आपका सीधे आकर के मिलेगा स्किनर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले में मान लीजिए पहला ऑप्शन अगर इसमें हम लोग आए तो मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया ये,
ठीक है। उसी तरीके से बी ऑप्शन आपको दे देगा जिसमें दिया रहेगा 1 किससे मैच करेगा जाकर के बी से, ठीक है। 2 किससे मैच करेगा जाकर के सी से, ठीक है। और मान लीजिए नंबर 3 किससे मिलेगा ए, और नंबर 4 आपका आ जाएगा डी, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये हो गया, अब दूसरा ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब इसी तरीके से ऑप्शन सी में कुछ चेंज कर देगा, पहले का सी दे देगा, दूसरे का आपका दे देगा बी, और तीसरे का आपका दे देगा सो डी कर लेते हैं इसको, और चौथे का आपका ले लेते हैं ए, ठीक है। तो इस तरीके से चौथा भी होगा। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन इसका सही है। चूंकि आपको ये मालूम रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ए। चूंकि हायरार्की ऑफ नीड कौन दिया है? हायरार्की ऑफ नीड दिए हैं अब्राहम मास्लो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंडुरा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रायड, और ऑपरेंट कंडीशनर जो दिए हैं, कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये बीएफ स्किनर की है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे नेट के एग्जाम में। यानी कि इसमें मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको मिलान करना रहेगा, ठीक है। और आपको जब तक मालूम नहीं रहेंगे सारे फैक्ट आपको नहीं मालूम रहेंगे, जब तक आपको सारे मतलब सिचुएशन नहीं मालूम रहेंगे तो आप इसको नहीं मिलान कर पाएंगे। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि स्पष्टीकरण प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। सो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? किसी विशेष मनोवैज्ञानिक अवधारणा या प्रक्रिया को समझने पर आधारित होते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और प्रोसेस, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, प्रश्न लेते हैं जो आप समझ सकें। सो यहाँ पे दिए हैं स्केचेस सिंगर, ठीक है। थ्योरी के अनुसार इमोशन को अनुभव करने के लिए कौन से 2 घटक आवश्यक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब जैसे मान लीजिए स्केचेस सिंगर जो थ्योरी दिए हैं उनके अनुसार कौन से मतलब कि इमोशन को अनुभव करने के लिए कौन से 2 घटक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको देखिए कि स्केचर सिंगर की थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है साइकोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव लेवलिंग, दूसरा है इमोशनल एक्सपीरियंस एंड कॉग्निटिव लेवलिंग, तीसरा ऑप्शन जो दिया है साइकोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या है? चूंकि गाइस इसका सही आंसर हो जाए साइकोलॉजिकल अराउजल इन कॉग्निटिव लेवलिंग। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे चल करके, ठीक है। चूंकि स्केचेस सिंगर थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी बताइए गाइस, लाइट आ गई, ठीक है। सो किसी भी हालत में आपको स्टडी को रोकना नहीं है और ना ही मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, ठीक है। तो आपको अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है और मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा ताकि आपका जो नेट का जो ड्रीम है वो फुलफिल हो सके। सो चलिए हम लोग कम बैक करते हैं क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे कोई भी फालतू की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही नॉलेज दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सो गाइस हम लोग स्केचेस सिंगर की जो थ्योरी है हम 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार इमोशन को अनुभव करने के लिए 2 घटक होते हैं। पहले नंबर पे घटक होता है साइकोलॉजिकल अराउजल और दूसरा होता है कॉग्निटिव लेवलिंग, ठीक है। अब हम लोग साइकोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेवलिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अंधेरे में चल रहा है, ठीक, अंधेरे में वो कहीं जा रहा है। अब अचानक से उसको एक ऐसा मतलब कि अचानक से उसके सामने से या उसके पास से बहुत ही स्पीड में कोई चीज गुजरी जिसको एग्जैक्टली देख नहीं पाया, ठीक है, उसको समझ नहीं पाया कि आखिर वो है क्या। अब इस कंडीशन में वो क्या है कि उसके चूंकि घबरा गया हो, ठीक है, तो शरीर में होने वाले परिवर्तन, अब उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो हार्ट बीट होगी यानी कि हृदय की धड़कन होगी वो तेज हो जाएगी, उसको स्वेटिंग आने लगेगा, पसीना होने लगेगा और सांसें तेज होने लगेंगी, ठीक है। अब क्या है, अब इसी को हम कह देते हैं जैसे शरीर में कोई फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम दिल का धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, सांसें फूलना, तो इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल अराउजल,
ठीक है, इसे हम शारीरिक उत्तेजना भी कहते हैं, यानी कि इस तरीके से उत्तेजना हमने इस तरीके के अराउजल महसूस किया। अब ये तो रहेगा इस साइकोलॉजिकल अराउजल, लेकिन अब यह व्यक्ति इन अराउजल्स को क्या दिया, कौन सी लेबलिंग देगा, अब इसको देगा क्या, डर। क्योंकि वो डर गया, डर में हृदय की धड़कन जो है वो तेज हो गई, पसीना आने लगा और सांसें तेज चलने लगी, तो इसको कॉग्निटिव लेबलिंग दिया। ठीक है, कॉग्निटिव लेबलिंग में क्या आया, उसका डर। ठीक है, सो व्यक्ति यह तय करता है कि उसकी उत्तेजना किस भावना है। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया उसमें यहाँ पे डर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि उसने इमोशन को प्रेजेंट किया, उसके पीछे क्या है कि पहले नंबर पे साइकोलॉजिकल अराउजल आया। ठीक है, साइकोलॉजिकल अराउजल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आया वो है फियर, यानी कि उसको हम कॉग्निटिव लेबलिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, ये चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं डेटा या ये कि डेटा व्याख्या चार्ट आधारित प्रश्न, डेटा इंटरप्रिटेशंस चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो इस तरीके में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ग्राफ, टेबल या डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। यू आर आस्क्ड टू एनालाइज ग्राफ, टेबल और डेटा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आता है इसमें। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे एक शोध के डेटा को दिखाने वाली टेबल है, ओके, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों में स्मृति परीक्षण के स्कोर यानी कि मेमोरी टेस्ट को दिए गए हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं, बेलो इज अ टेबल, यानी कि ये टेबल है आपका showing research data including memory test score for different age group। So यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि किस आयु वर्ग ने स्मृति परीक्षण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, एज ग्रुप 46 55 आयु वर्ग का स्कोर 18 और 25 आयु वर्ग के स्कोर से कितने अंकों से कम है। पहले नंबर पे हम लोगों को क्या समझना, मान लीजिए कि एज ग्रुप 18 से 25 का स्कोर कितना है, तो हम लोगों को जाना कहां होगा, एज ग्रुप 18 से 25। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर क्या है 85। ठीक है, 85 पे है, और यहाँ पे इसमें क्या है कि और दूसरा क्या है 46 से 55। अब यहाँ पे हम लोगों को आना होगा, 46 में स्कोर कितना है 65। अब चूंकि क्या है आयु वर्ग का स्कोर, ठीक है, आयु वर्ग से स्कोर से कितने अंकों से कम है। ठीक है, अब चूंकि मान लीजिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितना कम है 20। अब दूसरा क्वेश्चन तो आ गया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग ने स्मृति परीक्षण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए क्या है कि डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। एज यानी कि 18 से 25 साल की उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी मेमोरी स्कोर कितना है 85। ठीक है, 26 से 35 की स्कोरिंग कितना है 78। 36 और 45 का स्कोरिंग कितना है 72, और 46 एंड 55 का स्कोरिंग कितना है 55। तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि सबसे क्या पूछा है, सबसे अच्छा प्रदर्शन, यानी कि मैक्सिमम जिसने स्कोर किया है, तो मैक्सिमम स्कोर कितने किया है 85। ठीक, सो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किस आयु वर्ग ने स्मृति परीक्षण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 18 से 25 साल। ठीक है, सो 18 से 25 साल के उम्र के लोग जो हैं वो मेमोरी स्कोर में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और 46 से 55 आयु वर्ग का स्कोर 18 से 25 आयु वर्ग के स्कोर से कितने अंकों से कम है, तो कितने अंकों से कम है गाइस 20 अंकों से कम है। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया है 18 से 25 साल मतलब की उम्र वाले लोग किए हैं, और अंतर कितना है 20 का अंतर है गाइस।
ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप चिंता ना करें। जब हम अभी तो मान लीजिए हम लोग केवल क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं कि किस किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग जितने भी पैटर्न हैं सारे पैटर्न्स के बारे में डिटेल एपिसोड करेंगे, डिटेल लेक्चर करेंगे। एक एक टाइप के क्वेश्चन में कई कई हम लोग क्या बोलते हैं, कई कई क्वेश्चन को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, आपको सारा अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, शोध और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, यानी कि रिसर्च एंड स्टैटिक्स क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है गाइस, क्योंकि रिसर्च स्टैटिक्स जो होते हैं सांख्यिकी वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं। बहुत क्या मतलब प्रैक्टिस अगर किया जाए तो ये कवर हो सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपलिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड पर आधारित होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपलिंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। इस पे आधारित होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं इस में एग्जांपल के साथ, ठीक है। सो एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि p इज स्मॉलर देन 0.5, ओके, तो इसका क्या अर्थ है, व्हाट डज इट मीन इफ p इज स्मॉलर देन 0.05, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, p मींस गाइस होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, pv जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जिसे हम ये वैल्यू हो गया। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। हाइपोथेसिस अस्वीकार किया गया है, ठीक है, हाइपोथेसिस स्वीकार किया गया है। परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि इसको समझने के लिए आपको इसका कंसेप्ट डेवलप करना होगा। सो इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे इन डिटेल। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और दो फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए जो कि है। सो इसका सही आंसर जो गाइस है, परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि अब हम लोग फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, दो फैक्ट आपको जो है वो है मालूम होने चाहिए। सो यहाँ पे p का मतलब है p वैल्यू, यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है गाइस। अब p वैल्यू एक सांख्यिकीय माप है जो यह बताता है कि आपके द्वारा प्राप्त परिणाम कितने संभव हैं, आपके द्वारा प्राप्त परिणाम कितने संभव हैं। यदि शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस सही है, यानी यह मापता है कि परिणाम केवल संयोग से उत्पन्न हुए हैं। तो दो फैक्ट यहाँ पे यह है कि यदि मान लीजिए कि p इज स्मॉलर देन 0.05, परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगर यहाँ पे देखिए कि p की जो वैल्यू है, यानी कि जो p की वैल्यू जो है 0.05 से अगर कम है तो यहाँ पे क्या है कि सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, यानी परिणाम संयोग से नहीं हुए हैं। और दूसरा क्या है कि p इज ग्रेटर देन 0.05, अगर p का मान 0.05 से बड़ा है तो परिणाम जो है सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, यानी परिणाम संयोग से हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कि यदि p इज स्मॉलर देन 0.5, तो यहाँ पे क्या है कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण, यानी कि आंसर नंबर सी। इस फैक्ट को आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है गाइस। अगर p इज स्मॉलर देन वैल्यू यानी 0.05 तो परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि परिणाम संयोग से नहीं हुए हैं। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन चेंज कर देता है, जहां पे p की वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाता, वैल्यू बड़ा हो जाता है p की, यानी p इज ग्रेटर देन 0.05, तो परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते, यानी परिणाम संयोग से हो सकते हैं। सो ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और इसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शब्दावली आधारित प्रश्न, यानी कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि पैटर्न होता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, उसको माइंड में रख करके ध्यान रखना होगा। तो मनोविज्ञान में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी शब्दावली पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ये बेस्ड ऑन द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन साइकोलॉजी। सो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे तरीके से आता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन किस डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है।
क्योंकि प्रोजेक्शन एक खुद डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रोजेक्शन किस डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। सो इसमें ऑप्शंस जो दिया है वो है रिग्रेशन, रिप्रेशंस, और दूसरा है, तीसरा है प्रोजेक्शंस, और चौथा है रेशनलाइजेशन। ठीक है गाइस, सो रेशनलाइजेशन, ठीक। सो यहाँ पे क्या है कि आंसर जो हो जाएगा सी, प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन खुद एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है गाइस, प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी रक्षा तंत्र है, जिसे सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी के तहत समझाया गया है। ठीक है, और इसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। ठीक है गाइस, अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन ही दिया है तो आपको इसको प्रोजेक्शन ही लगाना होगा, यानी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, जो व्यक्ति को आंतरिक संघर्ष और चिंता से बचाने के लिए मन द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आधारित होते हैं प्रयोग और अध्ययन आधारित प्रश्न होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? तो यह प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों और उनके निष्कर्षों पर आधारित प्रश्न होते हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंडिंग ऑफ लीडिंग साइकोलॉजिस्ट। सो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोग में स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य निष्कर्ष क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। सो पहला नंबर है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तीसरा है बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट, और चौथा है कॉग्निटिव मैपिंग। सो गाइस, इसका सही आंसर जो होगा आंसर नंबर सी, बिहेवियर रीइंफोर्समेंट के लिए स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बीएफ स्किनर ने स्किनर बॉक्स का उपयोग जानवरों जैसे चूहे या कबूतर के व्यवहार और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण, ठीक है, के अध्ययन के लिए किया। अब यहाँ पे निष्कर्ष यह है कि सकारात्मक रीइंफोर्समेंट यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों का व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सो इसके लिए आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी थ्योरी एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक, चूंकि क्वेश्चन को समझना है तो आप क्वेश्चन को समझिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है सूची क्रम आधारित प्रश्न, यानी लिस्ट सीक्वेंशियल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या होता है कि सही क्रम या श्रेणी पहचानने की को कहा जाता है, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस और कैटेगरी। ठीक है गाइस, जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं फ्राइड के साइकोसेक्सुअल स्टेज का सही क्रम क्या है। जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग यही चीज डिस्कस किए थे कि उसमें साइकोसेक्सुअल के कितने स्टेज होते हैं। साइकोसेक्सुअल के कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। अब इन पांचों का सही स्टेज सही क्रम क्या है? सो एक चीज तो है, पहले नंबर पे क्या था, वो था ओरल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या था, फेलिक था कि एनल था, लेटेंसी था, जेनिटल था, लास्ट वाला क्या था, जेनिटल था। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पे था ओरल स्टेज, दूसरे नंबर पे था एनल स्टेज, और तीसरे नंबर पे था फेलिक स्टेज, और चौथे नंबर पे लेटेंसी स्टेज, और पांचवें नंबर पे था आपका जेनिटल स्टेज। इस तरीके से सीक्वेंस मिलाने के लिए आपको आ जाएगा। तो इसमें आपको सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में कौन सा स्टेज है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिगमंड फ्राइड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी में 5 मनोवैज्ञानिक चरण साइकोसेक्सुअल स्टेज दिए हैं, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला है ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, तीसरा फेलिक स्टेज, और चौथा लेटेंसी स्टेज, और पांचवा जेनिटल स्टेज। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नंबर मतलब कि 11 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 बहुघटक यानी कि मल्टी कंपोनेंट क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस एक यहाँ पे क्या है कि आपको दिख गया है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी को किसने विकसित किया और इसका उद्देश्य क्या था? सेल्फ एफिकेसी थ्योरी गाइस पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत भी हम लोग पढ़े थे, और यह सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़े थे। सो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी जो है यह बंडुरा द्वारा मतलब कि विकसित की गई है।
ठीक है। और यह किस बंडूरा द्वारा विकसित की गई है, और यह मतलब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य बिलीफ इन ऑन एबिलिटी, यानी कि अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। इसे हम आत्म प्रभावकारिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। सो आज का एपिसोड हम लोगों का यहीं खत्म हुआ, और हम लोगों ने इस एपिसोड में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। सो एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं, दो या अधिक अवधारणाओं या सिद्धांतों के बीच तुलना करनी होती है। कंपैरिजन हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स और थ्योरीज। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन के सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है? What is the main difference between the theories of Sigmund Freud and Erik Erikson? ठीक। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन है कि फ्रायड ने केवल बाल्य अवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि एरिक्सन ने जीवन भर के विकास को कवर किया है। सो गाइस, इसका सही आंसर दूसरा भी है। फ्रायड ने सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि एरिक्सन ने कामुक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड के सिद्धांत में 8 चरण है, जबकि एरिक्सन के सिद्धांत में 5 चरण है। दोनों के सिद्धांत केवल वयस्क विकास पर केंद्रित हैं। गाइस, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने केवल बाल्य अवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि एरिक्सन ने जीवन भर के डेवलपमेंट को, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को भी ये बताते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की। पेपर 2 यानी कि नेट का पेपर जो 2 है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। देखिए, ये एपिसोड का बार बार देखिए, आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाना चाहिए कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। जनरली आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के इस एपिसोड में, बस यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप साइनिंग गाइस, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप नीतीश सर से पूछते रहिए, मुझसे पूछते रहिए, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करें। यह आपका चैनल है और यहाँ आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड हर एक कंटेंट मिलता रहेगा। आप प्रिपरेशन करें तो आपकी प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका 1 रुपए नहीं लगेगा। आपके सारे नोट एंड सारे स्टडी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आपको वहां पे जाकर के ज्वाइन करना होगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।